आज हमारा सेकंड क्लास है अप्लाइड रिसर्च मेथड का। और आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम ये सीखेंगे कि आप रिसर्च प्रपोजल किस तरह तैयार करेंगे। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल का सारे कंपोनेंट्स, उसका तरीक़ेकार, उसका पूरा प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग अ रिसर्च प्रपोजल या हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। So after successful completion of this lecture, the students will be able to write down a research proposal draft. ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना या समझना उनको आना चाहिए कि फर्स्ट ड्राफ्ट वो लिख सके इस लेक्चर के बाद। ठीक है, तो इसमें हम सारे जो रिसर्च प्रपोजल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसमें अगर आपकी कुछ इश्यूज है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लेक्चर के दौरान अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप अगर चैट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यानी लेक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा और फिर उसको हम एट द एंड पर उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने ये सीखना है कि रिसर्च प्रपोजल किस तरह लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले राइटिंग द प्रपोजल। योर प्रपोजल डिस्क्राइब्स योर प्रपोज्ड प्लान ऑफ वर्क। जो आपका रिसर्च है उसका पूरा प्लान बताता है। ये जो प्रपोजल है ये पूरा प्लान बताता है आपके काम का या आपके रिसर्च का। ठीक है, सो व्हाट यू इंटेंड टू स्टडी, इससे ये पता लगना चाहिए कि व्हाट यू इंटेंड टू स्टडी यानी स्कोप एंड रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, स्कोप का ज़्यादातर हमारे यहाँ एक गलत एक्सप्लेनेशन है या गलत कंसेप्ट है कि स्कोप हम इस हवाले से यूज करते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि आजकल कंप्यूटर साइंस का स्कोप है या सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप है। ठीक है, तो ये स्कोप यहाँ पे रिसर्च में स्कोप का ये मतलब नहीं है, बल्कि स्कोप का मतलब होता है बाउंड्रीज या एरिया। समझ आ रही है, या लिमिटेशन कि इस प्रोजेक्ट की बाउंड्री कितनी है, लिमिटेशन कितने हैं या एरिया कौन सा है। स्कोप का यहाँ पे मतलब ये होता है। रिसर्च क्वेश्चन जिसको हम नॉर्मली बीएस लेवल पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहा करते थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा रिलेवेंट वर्ड है, ज्यादातर लोग रिसर्च क्वेश्चन का वर्ड यूज करते हैं। सो हाउ यू इंटेंड टू स्टडी योर टॉपिक। अब जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है या जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसको आपने किस तरह परफॉर्म करना है, इस रिसर्च को किस तरह परफॉर्म करना है, ये आप प्रपोजल में देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देना चाहिए, फिर उसमें किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो किस तरह परफॉर्म करने का मतलब है मेथोडोलॉजी आपकी क्या है। ठीक है, व्हाई दिस टॉपिक नीड्स टू बी स्टडीड, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसमें ज्यादातर खैर आप लोग तो नहीं लेकिन बैचलर या खासतौर पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स ये मसला करते हैं कि उनको अगर हम कहते हैं कि व्हाई दिस टॉपिक नीड्स टू बी स्टडीड तो वो कहते हैं कि ये चूंकि हमारी डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया। तो दिस इज नॉट द जस्टिफिकेशन। ठीक है, आपने सही जस्टिफिकेशन देना है कि इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस क्या है, जो आपने रिसर्च सेलेक्ट किया है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों आपने ये सेलेक्ट किया है। इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारे एरियाज थे, आपने क्यों ये सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये होना चाहिए इसमें, यानी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू विल कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट स्केड्यूल देना चाहिए, कंप्लीट प्लान ऑफ वर्क देना चाहिए कि कितने टाइम में और किस किस टाइम में आप कौन सा पार्ट इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसको टाइमलाइन या स्केड्यूल या वर्क प्लान कहते हैं। बाज़ औक़ात वेयर यू विल कंडक्ट दिस वर्क, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी नहीं है हर एक प्रोजेक्ट में लेकिन बाज़ औक़ात जरूरी होता है। ठीक है, बाज़ सिचुएशन में आप जगह के बारे में भी कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए आप कहते हैं कि मैं सरहद यूनिवर्सिटी की फलाना लेबोरेटरी में ये टेस्ट करूंगा। ठीक है, या किसी डिपार्टमेंट से आपने डेटा लेना है, किसी डिपार्टमेंट में आपने काम करना है तो उस डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट में मैंने ये वाला काम परफॉर्म करना है। अच्छा, व्हाट यू विल नीड फॉर कंप्लीशन,
कौन कौन से रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। ठीक है, रिसोर्सेज मीन कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए, कौन से लैब में आप काम करेंगे, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट से आप डेटा लेंगे, किस तरह लेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रपोजल में होनी चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके प्रपोजल में होंगे तो फिर जो आपका प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी इससे ये आइडिया हो जाता है सबसे पहले कि आपका जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम है ये रिसर्चेबल है, इस पे रिसर्च हो सकता है, इस प्रॉब्लम को ये स्टूडेंट या ये जो स्टूडेंट और सुपरवाइजर है ये सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर इसकी मेथोडोलॉजी क्लियर है तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ स्टूडेंट ने स्टडी किया है और इसको मेथोडोलॉजी का पता है, प्रोसीजर का पता है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए अगर आपने कोई मेथोडोलॉजी डेवलप नहीं की है तो ये फिर आपका प्रपोजल कंप्लीट नहीं है। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ आपके प्रपोजल में अगर कोई बड़ा सेक्शन है, कोई लेंथी सेक्शन है, तो ये याद रखिए वो मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन है। मेथोडोलॉजी का सेक्शन सबसे लेंथी होना चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि ये स्टेप मैंने इस तरह परफॉर्म करना है, ये स्टेप मैंने इस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसलिए जरूरी है कि इससे इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, टाइम लाइन भी देना चाहिए, टाइम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हर प्रोजेक्ट का अपना टाइम होता है। एमएस के प्रोजेक्ट का मिनिमम टाइम 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स में मिनिमम 6 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम ज्यादा टाइम आपने नहीं लगाना है, ज्यादा टाइम स्टूडेंट्स अगर काम नहीं करते तो फिर तो सालों भी लग जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरे ख्याल में 8-9 महीनों में कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द स्किल्स एसेंशियल टू सक्सेसफुल रिसर्च इज दैट ऑफ राइटिंग। सबको क्लियर है कि राइटिंग का स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च के लिए। ठीक है, और रिसर्च के लिए ये दो स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे आपकी राइटिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नंबर 1 is the main writing tasks are located at the beginning and end of the research project। तो स्टार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एंड पे। स्टार्ट में जो आपको राइटिंग की जरूरत होती है उसको हम प्रपोजल कहते हैं। प्रपोजल की राइटिंग जबरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है और आप आगे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पर एंड पे जब आप काम कंप्लीट करते हैं तो एंड पे आप रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम थीसिस कहते हैं। ठीक है, तो थीसिस आपकी बहुत ज्यादा सही राइटिंग के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दो स्टेप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग की जरूरत है। ठीक है, एट द बिगिनिंग टू एक्सप्लेन व्हाट यू विल डू इन द रिसर्च, ये जरूरी है। व्हाट यू विल डू इन द रिसर्च मीन रिसर्च प्रपोजल, एंड एट द एंड टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव फाउंड आउट, आपने क्या किया है और क्या उससे रिजल्ट आया है, क्या कंक्लूजन है आपके। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थीसिस में आपके फिर ये होने चाहिए कि मैंने ये काम इस तरह किया है। ठीक है, और फिर इसके ये रिजल्ट्स हैं और ये कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। So the task is made much easier these days with the help of word processing packages जिस तरह के MS Word है। ठीक है, ये जो राइटिंग का काम है ये MS Word की वजह से या जितने भी राइटिंग सॉफ्टवेयर्स है इनकी वजह से बहुत ज्यादा आसान हुआ है। इससे पहले आप खुद सोचे अगर फर्ज करें वर्ड नहीं है या ऑफिस नहीं है तो ये राइटिंग का काम कितना मुश्किल हो। ठीक है, इट प्रोवाइड सिंपल वेज टू रिकॉर्ड, स्टोर, एडिट, एक्सपेंड एंड कंडेंस टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह MS Word की बात है, इसमें हम आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ चीजें ज्यादा कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। टू प्रेजेंट इट इन अट्रैक्टिव फैशन वी नीड व्हाट, वी नीड द सेकंड पैकेज ऑफ MS Office दैट इज PowerPoint। प्रेजेंटेशन के लिए एक स्टेज में आपने यानी रिसर्च की
कुछ स्टेजेस में आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है, प्रेजेंट करना भी है, लोगों को अपना काम दिखाना भी है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट है। और तीसरा सॉफ्टवेयर आप सबको पता है एक्सेल है, जिसमें हम कैलकुलेशन या ग्राफ वगैरह ये सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर जो MS ऑफिस के हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये किसी भी रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और रिसर्च के अलावा भी आप सब लोगों को पता है, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट, ओके। So formulating a successful research proposal. Before starting a research program, it is necessary to work out exactly what you want to do, why you want to do, and how you will do. समझ आ रही है? What you want to do, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है और ये ऑब्जेक्टिव भी है। Why you want to do, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, आपके काम के या आपके रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड हाउ विल यू परफॉर्म, ठीक है, यानी आप किस तरह परफॉर्म करेंगे, मेथोडोलॉजी। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रपोजल में। रिसर्च प्रपोजल इज अ सक्सेंट समरी ऑफ जस्ट दैट। इन 3 चीजों का एक समरी है असल में। रिसर्च प्रपोजल क्या है? एक शॉर्ट समरी है इन 3 चीजों का, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू डू, एंड हाउ विल यू डू, ठीक है। Obviously it will be very helpful to you, the researcher, to make it clear to yourself. सबसे पहले तो ये सारी चीजें अपने आप को क्लियर करनी चाहिए। जो स्कॉलर है, जो MS का है या PhD का है, सबसे पहले उसको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि what I want to do, ठीक है, और why I want to do, and how I will perform all these, ठीक है। सबसे पहले अगर उसको क्लियर नहीं है तो ये याद रखिए, फिर बाकी लोगों को आप ये समझा नहीं सकते। तो सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आर द एम्स ऑफ द रिसर्च, व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। It will also be useful as a way to inform others of your intentions. अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो फिर आप दूसरों लोगों को भी समझा सकते हैं अपने इंटेंशंस के बारे में या अपने रिसर्च के बारे में, ठीक है। So research proposal tend to follow a definite pattern. You need to explain the nature of the research and its contents and why it is needed. समझ आ रही है? रिसर्च प्रपोजल का एक डेफिनेट पैटर्न होता है, चाहे जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी फील्ड है, तमाम फील्ड्स के लिए रिसर्च का जो पैटर्न है वो डेफिनेट पैटर्न है, यानी सबके लिए सेम पैटर्न है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। So this prepares the way for a statement of the problem and objectives of the research and how it will be carried out and what the outcomes are likely to be. ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपको क्लियर होगी तो फिर आप प्रपोजल में क्लियर तरीके से लिख सकेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च एंड हाउ इट विल बी कैरिड आउट, यानी मेथोडोलॉजी, एंड व्हाट द आउटकम्स आर लाइकली टू बी, और आपके रिजल्ट्स क्या आएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे रिजल्ट्स ये आने चाहिए। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी, टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, मनी कितना चाहिए होगा आपके प्रोजेक्ट के लिए, इक्विपमेंट या स्टाफ, ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और ये सारी चीजें याद रखें, आप लिटरेचर रिव्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उससे आप ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं, ठीक। रिसर्च प्रपोजल once approved will act as a contract agreement between the parties involved, such that the researcher, supervisor, institutions. अब चूंकि स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, तो आपका जो प्रपोजल होगा वो 3 पार्टीज के दरमियान एक कंट्रैक्ट होगा। जिस तरह आप बाहर कंट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक कंट्रैक्ट एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट में जो स्टेक होल्डर्स है वो एक आप खुद है, सुपरवाइजर है आपके, ठीक है, और आपका इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी है या डिपार्टमेंट है। ये 3 पार्टीज है, इनके दरमियान ये एक कंट्रैक्ट है। ये प्रपोजल एक कंट्रैक्ट है। इन फंडेड रिसर्च दिस विल बी पार्ट ऑफ फॉर्मल साइन कॉन्ट्रैक्ट which cannot be substantially altered without the agreement of all parties, ठीक है।
It is therefore advisable not to promise mountains and deliver molehills. समझ आ रही है? एक मुहावरा है कि यानी प्रपोजल में बड़ी बड़ी बातें ना कहे कि फिर बाद में आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। तो जो चीजें आपने यहाँ पे बताई है वो सारी चीजें आप कंप्लीट करेंगे रिसर्च में, तो तब आपका रिसर्च कंप्लीट कंसिडर होगा, ठीक है। अब मेन इंग्रेडिएंट इन देयर सीक्वेंस, जो आपके रिसर्च प्रपोजल्स है उसमें कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से टॉपिक है और उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, ठीक है। किस तरतीब में ये जो पार्ट्स है या जो सेक्शंस है या जो इंग्रेडिएंट्स है ये किस तरतीब में आप लिखेंगे रिसर्च प्रपोजल में, ठीक है। सबसे पहला चीज जो आपके रिसर्च का है वो टाइटल है। सबसे पहले क्या चीज है? टाइटल है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड टू द रिसर्च, कंटेक्स्ट इन प्रीवियस रिसर्च। प्रीवियस रिसर्च का मतलब है कि सबसे पहले तो बैकग्राउंड होना चाहिए और फिर उस बैकग्राउंड के साथ प्रीवियस रिसर्च थोड़ा बहुत आपने ऐड करना है। प्रीवियस रिसर्च मीन के लिटरेचर रिव्यू, यानी इससे पहले जो लोगों ने इसी टॉपिक पे काम किया है वो काम आप प्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दो चीजें आपने समझना है, एक बैकग्राउंड और उसके साथ प्रीवियस रिसर्च। अगर आप यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट डालते हैं, प्रीवियस रिसर्च कंप्लीट डालते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो लास्ट में या 5th नंबर पे जो टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू, फिर इस लिटरेचर रिव्यू की जरूरत नहीं है, अलग सी लिटरेचर रिव्यू की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड डालते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ज्यादा प्रीवियस रिसर्च नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे अलग लिटरेचर रिव्यू डालना होगा, ठीक है। तो सेकंड आपका टॉपिक कौन सा होगा? बैकग्राउंड, या इसको बाज लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। फिर थर्ड चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है डिफिनीशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है आपके प्रपोजल का, वो क्या चीज है? रिसर्च प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फोर्थ नंबर पे पॉसिबल आउटकम्स, या जिसको हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फोर्थ नंबर पे ये होने चाहिए। 5th नंबर पे यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बाद लिटरेचर रिव्यू आप डालेंगे। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन में लिटरेचर रिव्यू नहीं है, अगर इंट्रोडक्शन में आपने कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू ऐड किया है, बाकी लिटरेचर की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे दोबारा लिटरेचर रिव्यू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद जो हेडिंग है वो मेथोडोलॉजी का है, आउटलाइन ऑफ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। किस तरह आप डेटा कलेक्ट करेंगे और किस तरह आप एनालिसिस करेंगे। और फाइनली ये याद रखें, मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा डिटेल के साथ होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मेथोडोलॉजी का मतलब ये है कि आप बिल्कुल मटेरियल से शुरू करेंगे, स्टार्ट से, कहाँ कहाँ से मटेरियल आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, कहाँ से लेना है, कहाँ लाना है, किस तरह एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उससे जो रिजल्ट्स आएंगे किस तरह एनालिसिस करने हैं। ये याद रखिए कि मेथोडोलॉजी आपके स्टार्ट से लेके आपके एंड प्रोडक्ट तक होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट आपका क्या है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है। समझ आ रही है? यानी मेथोडोलॉजी में आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स तक जाना है कि मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव इस तरीके से गेन करने हैं। अगर ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव तक नहीं जाते तो इसका मतलब है कि आपको मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं है। अगर आपको मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं है तो आप अभी इस काबिल नहीं है कि आप ये रिसर्च परफॉर्म कर सके, ठीक है। टाइम टेबल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जिसको हम स्केड्यूल कहते हैं या वर्क प्लान कहते हैं। कितने टाइम में आपने कौन सा काम कंप्लीट करना है, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के, उन सब के लिए टाइम शो करना और टोटल टाइम शो करना कि टोटल मेरा प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। और एट द एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस जिनसे आपने कुछ चीजें उठाई है, उठाई नहीं मतलब कॉपी नहीं की है, लेकिन जिनसे आपने सीखा है,
और वो सीखने के बाद अपने वर्ड्स में अपने प्रपोजल में लिखा है। तो जहाँ पे जिस टॉपिक का, जिस रिसर्च पेपर का या बुक का या किसी वेबसाइट का, जिसका भी जहाँ पे जिक्र आया है, जहाँ से कोई पॉइंट लिया है, वहां पे भी छोटा सा रेफरेंस डालना है, और एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट भी लिस्ट ऑफ द रेफरेंस में भी कंप्लीट रेफरेंस उस डॉक्यूमेंट का डालना है। ठीक है, ये जितने भी कंपोनेंट्स है या जितने भी टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल के, ये याद रखिए, ये टॉपिक्स या ये जो कंपोनेंट्स है, ये अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी और इसी लेक्चर में भी ये वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस का पूरा प्रोसीजर, पूरा तरीकेकार, ये डिटेल के साथ कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या चीज है? टाइटल है। टाइटल के बारे में सबसे पहले तो ये चीज याद रखें कि टाइटल आपका, बिल्कुल आप प्रपोजल में इनिशियली स्टार्ट में टाइटल लिखेंगे, लेकिन ये याद रखिए आपका पहला काम क्या है, जिस तरह पहले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ है, पहला काम आपका रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, बनाएंगे पहले रिसर्च स्टेटमेंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च क्वेश्चन, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में यानी प्रपोजल में जो सबसे पहले आएगा वो क्या चीज होगा? वो टाइटल होगा। ठीक है, so the function of the title is to encapsulate in a few words the essence of the research. समझ आ रही है? समझ आ रही है? हेलो, यस सर, ठीक है। आ रही है समझ सर। ठीक है, तो ठीक है, जो टाइटल है, ये टाइटल का मकसद क्या होता है? जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर आपको कोई कहता है कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चंद वर्ड्स में लिखे, तो चंद वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे तो वो क्या चीज होगा? वो टाइटल होगा। ठीक है, सो आइडियली it should contain all the essential keywords that someone might use in an attempt to locate the kind of study you are proposing. समझ आ रही है कि टाइटल में वो सारे कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आपके रिसर्च क्वेश्चन का पूरा फील्ड और सारी चीजें मालूम हो जाए। ठीक है, तो ये इस किस्म के कीवर्ड्स इसमें होने चाहिए। These words are likely to include the main concept and variables and limits to the scope. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन चीजें ये आपके टाइटल में होने चाहिए। मेन कंसेप्ट क्या है? मेन कंसेप्ट कहाँ से आता है? रिसर्च प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं आपके रिसर्च में, उन वेरिएबल्स के बारे में भी कीवर्ड्स होने चाहिए, और लिमिट्स क्या है आपके प्रॉब्लम के, यानी स्कोप क्या है आपके इस रिसर्च का। ठीक है, स्कोप के बारे में भी कुछ वर्ड्स होने चाहिए। You can leave out such phrases as an investigation into this, a study of this, aspects of this, characteristic of फलाना फलाना, इस किस्म के टॉपिक्स हम यूज कर देते हैं बीएस लेवल पे। ठीक है, लेकिन ये जो है ये अच्छे कंसिडर नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग या एनालिसिस ऑफ समथिंग या स्टडी ऑफ समथिंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग या एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, ये obviously these are all attributes of research projects. किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीजें हम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी चेक करते हैं। तो फिर टाइटल में ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये पहले से अंडरस्टूड है कि एनालिसिस और स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ये तो ऑलरेडी होगी इसमें। ठीक है, तो इस वजह से टाइटल में ये चीजें अगर आप लिखेंगे तो ये अच्छा टाइटल कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, टाइटल है, बेशक टाइटल है, लेकिन अच्छा कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, उसमें आपको और क्लियर हो जाएंगे कि टाइटल किस तरह अच्छे हैं। जिस तरह मेरा अपना एमएस रिसर्च प्रपोजल है और उसका टाइटल है, ये टाइटल है उसका, देखें, टेक फॉर एग्जांपल द टाइटल real time prediction of failure of saturated unsaturated road embankment
and are cut slopes. ठीक है, अब इस टाइटल में देखें, इसमें कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है रियल टाइम प्रिडिक्शन, और दूसरा डिपेंडेंट फ्रेज है फेलियर ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रोड एम्बैंकमेंट्स एंड आर कट स्लोप्स। दो फ्रेजेस है, रियल टाइम प्रिडिक्शन है और फेलियर ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रोड एम्बैंकमेंट्स एंड आर कट स्लोप। ये फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब इससे पता चल रहा है कि रियल टाइम में प्रिडिक्ट करना है। सबसे पहले प्रिडिक्शन का मतलब है यानी पहले से मालूम करना। रियल टाइम का मतलब है कि एक्चुअल टाइम में, एक्चुअल टाइम में मीन कि कल क्या सिचुएशन होगा, फलाने डेट को क्या सिचुएशन होगा, एक साल बाद क्या सिचुएशन होगा। रियल टाइम का मतलब ये है। ठीक, दूसरे से आपको पता चल रहा है, दूसरा जो फ्रेज है फेलियर ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रोड एम्बैंकमेंट्स एंड आर कट स्लोप्स। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड स्लोप्स की बात हो रही है और उनकी फेलियर के बारे में यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करने के बारे में। ठीक है, तो रियल टाइम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करना है किसी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड स्लोप का। अच्छा, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड स्लोप्स बहुत सारे हैं, तो फिर स्कोप के लिए या लिमिटेशन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रोड एम्बैंकमेंट्स एंड आर कट स्लोप्स। तो यानी मैं तमाम स्लोप्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रोड के एम्बैंकमेंट और कट स्लोप्स की बात कर रहा हूँ। समझ आ रही है? तो अब इस टॉपिक से कुछ चीजें नजर आ रही है। नंबर वन के दिस इज एन अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, रोड एम्बैंकमेंट और कट स्लोप्स के फेलियर के लिए अगर आप रियल टाइम प्रिडिक्शन करते हैं तो ये क्या है, अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड है। सेकेंड देखिए, द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू प्रिडिक्ट रियल टाइम फेलियर ऑफ रोड स्लोप्स। पर्पस क्या है, प्रिडिक्ट रियल टाइम फेलियर। Also important are the words which limit the scope of the research. Saturated, unsaturated, ये भी लिमिटेशन के लिए है कि मैं सिर्फ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड स्लोप्स देख रहा हूँ, और रोड एम्बैंकमेंट्स और कट स्लोप्स, ये रोड के जो एम्बैंकमेंट है या कट स्लोप्स है सिर्फ इनके लिए, बाकी स्लोप्स के लिए नहीं। ठीक है, तो ये इससे स्कोप इस प्रोजेक्ट का क्लियर हो गया कि इसमें अब हिली एरियाज में जो स्लोप्स है या जो हिल में स्लोप्स है या किसी और ग्राउंड में स्लोप है या डैम में स्लोप है या किसी कोई डिचेस वगैरह है उनमें स्लोप्स है, उनके लिए ये नहीं है, ये रोड के एम्बैंकमेंट्स या कट स्लोप्स के लिए। तो ये लिमिटेशन है। ठीक है, तो इस किस्म के कीवर्ड्स आपने शामिल करने हैं जिससे उस प्रोजेक्ट का नेचर भी पता चले कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, बेसिक है या अप्लाइड है। ठीक है, उस फील्ड का भी पता चले कि कौन सा फील्ड है, उसके जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का भी पता चले कि इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और उसके स्कोप का भी पता चले कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है, ये सारी चीजें इस टाइटल से क्लियर हो रही है। ठीक है, समझ आ रही है? ये जो प्रपोजल है ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये प्रपोजल देखिए, रियल टाइम प्रिडिक्शन ऑफ फेलियर ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रोड एम्बैंकमेंट एंड आर कट स्लोप्स। ये प्रपोजल है मेरा, एमएससी सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, इस प्रपोजल में जो बाकी कंपोनेंट्स है वो भी साथ साथ इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ मैंने आपको टाइटल लिखा दिया क्योंकि अभी हमने टाइटल डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है किसी भी वो है बैकग्राउंड या कंटेक्स्ट। इसमें आपने explain the background from which the research problem emerges.
वो बैकग्राउंड आपने एक्सप्लेन करना है जहां से आपका रिसर्च प्रॉब्लम निकलता है, यानी एग्जैक्ट बैकग्राउंड आपने शो करना है कि ये प्रॉब्लम कौन से बैकग्राउंड का है। वन थिंग, मेन बैकग्राउंड। सेकंड, एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स व्हिच सराउंड योर प्रॉब्लम। कौन से फैक्टर्स है जो आपके प्रॉब्लम के साथ, यानी आपके रिसर्च प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है, and of any significant literature which relates to it। ठीक है, और इन फैक्टर के साथ अगर कोई सिग्निफिकेंट लिटरेचर है तो वो भी आपने ऐड करना है। कैप्चरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। अगर आप इस तरीके से ये लिखेंगे तो इसमें रीडर का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए इस कंटेक्स्ट के एग्जांपल के लिए मैं अगेन जा रहा हूँ अपने उस प्रपोजल में, और ये प्रपोजल में आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें बैकग्राउंड किस तरह है। अमूमन इस बैकग्राउंड यहाँ पे जो हेडिंग है, अमूमन लोग बैकग्राउंड का हेडिंग देते हैं, इंट्रोडक्शन भी ठीक है, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन का हेडिंग दिया है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में जरा देखें क्या लिखा है। द डेवलपमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। नावीद खान प्लीज प्रेजेंटिंग करना बंद कर दे। तो ये देखें बैकग्राउंड में क्या लिखा है। द डेवलपमेंट ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर acts as a backbone for the development of any country। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस में बैकग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है कि किस चीज की बात हो रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, in addition the exponential rise in population resulted in higher demands for the development of different industries like agriculture and construction। However, the limited agricultural and residential land near cities compelled people to live in remote areas that are vulnerable to various natural disasters like earthquake, floods, landslides। In Asia, countries like Pakistan, Hong Kong, China, Indonesia, and Bangladesh, people live on mountainous and sloping regions. Northern areas of Pakistan are prone to higher magnitude earthquakes. Furthermore, the average rainfall in northern areas is higher than the rest of the country, making it more susceptible to rainfall-induced landslide. More than 140 people have died from rainfall-induced landslide from 9th to 20th March in Chitral only. Hence, it is the need of time to investigate in detail the stability of slopes in these areas, along with other associated programs to improve the well-being of individuals living in these टेरिटरीज। देखिए इससे कितनी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको रोड एम्बैंकमेंट के बारे में या रोड कट स्लोप्स के बारे में आइडिया दिया गया है। ठीक है, फिर इसमें आपको ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान और एशिया की कुछ कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर हिली एरियाज पे लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी और इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और फिर एडिशनली इसमें यह भी दिखाया गया है कि ये जो इलाके हैं ये these are very prone to high magnitude earthquakes and heavily rainfall। ठीक है, तो इनकी वजह से ये स्लोप फेलियर बहुत ज्यादा हो सकती है इन इलाकों में। तो इसमें इम्पोर्टेंस भी क्लियर हो गया और बैकग्राउंड भी क्लियर हो गया। अदर चीजें जो मैंने बताई है, मेजर फैक्टर्स विच सराउंड योर प्रॉब्लम। तो मेजर फैक्टर के लिए ये जो कंप्लीट पैराग्राफ है इसमें वो सारे मेजर फैक्टर या सिग्निफिकेंट फैक्टर बताए हैं। द रिस्क ऑफ स्लोप इंस्टेबिलिटी एट ग्राउंड सरफेस इंक्रीजेस ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। ये फैक्टर है, एडवर्स वेदर कंडीशन में इंस्टेबिलिटी का इशू जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। द अनसैचुरेटेड सॉइल नियर द ग्राउंड सरफेस हैज रिड्यूस्ड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ वाटर इन पोर्स। To study the performance of road embankments and or cut slopes, it is necessary to consider different climatic environments and its various components as shown in figure 1। इसमें figure भी है। The only parameter which change with time is the pore water pressure, therefore it can be model for real-time prediction. The likelihood or probability of road slopes can assess by developing a decision analysis framework which will use the weather data in conjunction with soil geotechnical properties। तो इसमें वो सारे फैक्टर आ गए जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है इस प्रोजेक्ट में। ये है, लेट्स सपोज दिस इज रोड एम्बैंकमेंट स्लोप्स। तो इसमें ये स्लोप फेलियर ज्यादातर किस वजह से होता है, प्रेसिपिटेशन या बारिश की वजह से ये फेलियर होती है। ठीक है,
तो इस फिगर में भी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये वो सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर थे जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वाले हेडिंग में डाला है, जिसको आप बैकग्राउंड भी कह सकते हैं या इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। फर्दर मोर इसमें अगर थर्ड पॉइंट आप देखें तो थर्ड पॉइंट है एनी सिग्निफिकेंट लिटरेचर विच रिलेट्स टू इट। अब इसके साथ जो सिग्निफिकेंट लिटरेचर है, इसके बाद जितना भी मैंने डाला है वो सारा सिग्निफिकेंट लिटरेचर है। देखिए, रिसेंट रिसर्च ऑन सॉइल वाटर इंटरेक्शन, ये सारी चीजें अब दूसरों का काम है, मैंने अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट लिटरेचर है इस रिसर्च के हवाले से, ठीक है। फिर इसी इंट्रोडक्शन का बिल्कुल लास्ट जो पैराग्राफ है, इसमें कंप्लीट इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है कि इस रिसर्च में क्या क्या करेंगे और क्या क्या अचीव करेंगे। दिस रिसर्च प्रोजेक्ट is an attempt to develop a numerical framework that will incorporate the forecasted weather data such that precipitation, temperature, wind speed, relative humidity, net radiation, in addition to the soil hydraulic and strength parameter for predicting the real-time suction stress and real-time factor of safety। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन जो है वो कंक्लूड कर दिया अपने प्रपोजल का। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सारी चीजें इसमें आ रही है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में या इंट्रोडक्शन में ये चीजें आपने देना होगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, इसमें आप सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच मेक अप द कॉन्टेक्स्ट might be of physical nature such as location, materials, organizations, processes, etc. कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इंट्रोडक्शन में या बैकग्राउंड में इंक्लूड करेंगे, वो फिजिकल नेचर के है। जिस तरह लोकेशन के बारे में बताना कि आपके प्रोजेक्ट का लोकेशन कौन सा है, आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कहाँ पे आपने कौन से लैब में ये टेस्ट परफॉर्म करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लेना है, कौन कौन से प्रोसेसेस आपने परफॉर्म करने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। While others might be more abstract like theoretical concepts such as power, energy, poverty, etc. कुछ चीजें फिजिकल नेचर के हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट किस्म के हैं, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, कुछ साइंस के लॉज और कुछ थ्योरीज के बारे में हो, तो वो भी आप दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत, ठीक है। The research problem should emerge from this context। अब ये जो कंटेक्स्ट है ये इतना होना चाहिए कि याद रखिए, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये बहुत ज्यादा कंसाइज वर्डिंग होती है और बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं करते। समझ आ रही है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं देना है, बल्कि शॉर्ट टर्म में देना है। एक ही पैराग्राफ या ज्यादा से ज्यादा 2 पैराग्राफ में सिर्फ स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम को मेंशन करना होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इसके बाद यानी ये जो इंट्रोडक्शन है या बैकग्राउंड है, इसके बाद प्रपोजल में क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड में वो सारी चीजें आपने क्लियर करनी है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने के लिए जरूरी होती है। समझ आ रही है? यानी अगर आप समझते हैं कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट डायरेक्टली किसी को समझ नहीं आएगा, इससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है, तो वो सारी चीजें वो किस चीज में आनी चाहिए, वो किस टॉपिक में आनी चाहिए, वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो ऊपर बैकग्राउंड में अपने प्रपोजल में मैंने जो दिखाया, बैकग्राउंड में मैंने वो सारी चीजें डाली है जो मैं समझता था कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के समझने के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें मैंने उसमें इंक्लूड की है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसके बाद का टॉपिक है आपके प्रपोजल में, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या चीजें होगी वो आते हैं उस पर, लेकिन उससे पहले एवरी सब्जेक्ट हैज बीन रिसर्च प्रीवियसली, so a critical account of what has been achieved so far to address the problem is required in order to identify the gaps in knowledge। ये याद रखें कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये याद रखें इस किस्म की प्रॉब्लम्स पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, ठीक है।
तो इस वजह से आपने वो रिसर्च देखना है जिसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, और उससे फिर आपने अपना बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड क्लियर हो जाने के बाद आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो फिर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, अक्सर स्टूडेंट्स को, खासतौर पे बीएस लेवल में स्टूडेंट्स को हम चूंकि टॉपिक देते हैं, तो जब टॉपिक देते हैं तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आ जाते हैं और वो क्या कहते हैं, उनका फर्स्ट ये क्वेश्चन होता है कि सर इस टॉपिक पे बिल्कुल भी किसी ने काम नहीं किया है। तो ये याद रखिए, इस अगर कोई स्टूडेंट इस तरह कहता है तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने इस टॉपिक के लिए अभी स्टडी शुरू नहीं की है, इसने अभी रिसर्च शुरू नहीं किया है, लिटरेचर रिव्यू अभी शुरू नहीं किया है, क्योंकि हर टॉपिक पे बहुत सारा काम हो चुका है और वो सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है। आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरह ना कहें कि इस टॉपिक पे बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेट रेफरेंसिंग इज एन एसेंशियल हियर। यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे के काम की बात करते हैं तो उसमें रेफरेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेफरेंसिंग का जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, वो इसी सब्जेक्ट में बाकी लेक्चर्स में हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ ये देखें कि मैंने ये रेफरेंसिंग यहाँ पे दिए हैं। यहाँ देखिए, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में ये देखें, recent research on the soil water interaction enables the geotechnical engineer to understand the basic mechanics of slope failure। तो वो recent research कौन सा है, ये है और ये है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, classical soil mechanics fails to explain the failure of slope exposed to rainfall as the soil becomes unsaturated। तो ये भी फ्रेडलैंड 1993 वाली बात है, ठीक है। इसी तरह यानी मतलब यह है कि अगर आप दूसरों की बात कहते हैं अपने प्रपोजल में तो उसके साथ आपने रेफरेंस जरूर डालना होगा, ठीक है। द रिसर्च शुड फिल वन ऑफ दीज गैप्स। ये याद रखिए, रिसर्च जो हम करते हैं हमेशा किसी गैप को फिल करने के लिए, कहीं पे नॉलेज की कमी है, उस कमी को कंप्लीट करने के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉलेज कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। Do not assume that the reader knows anything about your subject। प्रपोजल में कभी भी ये assume ना करें कि जो आपका रीडर है, जो आपका प्रपोजल रीड करेगा, उसको इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक के बारे में कुछ पता है। उसको कुछ भी पता नहीं है, ये assume करे। यानी मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रपोजल को इस तरह बनाएं कि वो एक दफा पढ़ने से उसको वो सारी चीजें समझ आ जाए। समझ आ रही है? यानी आपने समझाना होगा, अपने रीडर को आपने समझाना है, ठीक है। थर्ड जो टॉपिक है आपके प्रपोजल का, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या इसको रिसर्च क्वेश्चन भी कह सकते हैं। फाइंड द गैप इन द रिसर्च। दिस इज एक्चुअली द रिसर्च क्वेश्चन, द गैप इन द रिसर्च। यानी किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में जो गैप है, उससे आपका रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज द गैप दैट नीड्स टू बी फिल्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। क्लियर है? कौन सा गैप है जिसकी फिलिंग जरूरी है रिसर्च की, ठीक है, रिसर्च कंप्लीशन के लिए। कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सलूशन जरूरी है। अभी सलूशन मौजूद नहीं है, लिटरेचर में नहीं है, लेकिन मैं उसका सलूशन ढूंढ रहा हूं, ठीक है, मैं मालूम करूंगा। तो इससे आपका रिसर्च प्रॉब्लम बन सकता है। स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली अर्ली इन अ पैराग्राफ, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर वर्ड्स में आपने प्रॉब्लम मेंशन करना है। फोकस योर क्वेश्चन ऑन अ स्पेसिफिक गैप प्रॉब्लम। जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं देना है, स्पेसिफिकली एक चीज को टारगेट करना है और उसी के बारे में आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना है। लिमिट द वेरिएबल्स यू एड्रेस इन स्टेटिंग योर प्रॉब्लम और क्वेश्चन। बहुत ज्यादा वेरिएबल यूज ना करें, बहुत ज्यादा वेरिएबल यूज करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगा, ठीक है।
The problem statement provides the focus of the research project. ये बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग है आपके प्रपोजल में, और ये आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका पूरे प्रोजेक्ट का फोकस, चाहे जो भी चीज है आपके इस प्रपोजल में, यानी टाइटल से लेके ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स जो आपके आएंगे, जो आपके रिकमेंडेशंस होंगे, जो आपकी कंक्लूजन है, ये सारी चीजें जो है ये कहाँ से इमर्ज होती है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इमर्ज होती है, ठीक है। सो इट इज द कल्मिनेशन ऑफ द बैकग्राउंड वर्क and the initiator of the specific research task. Clear है? ठीक है। जो बैकग्राउंड में, यानी आपसे पहले जो लोगों ने रिसर्च किया है, ये उसकी समरी है या उसका कंक्लूजन है असल, ठीक है। जो पहले लोगों ने काम किया है उसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब ये है कि आपने पूरा काम जो पहले इस फील्ड में हो चुका है, इस टॉपिक पे हो चुका है, वो आपने सब पढ़ा है, तो इसका कंक्लूजन ये निकल आया कि अब इस चीज की जरूरत है, ये गैप है, ठीक है। एंड इट इज द इनिशिएटर ऑफ द स्पेसिफिक रिसर्च टास्क, और ये अब स्टार्ट कर रहा है फर्दर रिसर्च। यहां से अब फर्दर रिसर्च स्टार्ट हो रहा है, कहां से? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। It must be very clearly defined to explain the nature of the problem and why it is significant. दो चीजें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देनी चाहिए। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम है, और why it is important, why it is significant, ये दो चीजें किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको अपने प्रपोजल का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे मैंने इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस दिया है, ये वाला, और दूसरे टॉपिक में एक्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। सो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज आर कंटिन्यूअसली आस्किंग अबाउट द geohazard management system, and slope instability is a problem that can be managed by sound engineering knowledge. The consequences of slope instability can be costly and even result in the loss of many lives. Any slope failure can result in substantial cost for remediation, while in regions of dense population or areas prone to high velocity landslides, the loss of life can be considerable. तो ये क्या चीज शो कर रहा है? ये सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट शो कर रहा है, या सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंस भी आप दे सकते हैं, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है। The current state of practice for slope stability analysis in unsaturated soil is to assume pore water pressure above phreatic surface is negligible. This methodology is incapable of accurately forecasting unsaturated soil slope failure, where suction plays a critical role. Suction varies with moisture content, and as such, a soil atmosphere model that can be prescribed with varying climate realization, along with a stability model that includes soil suction, is required to better predict instability of road embankments. ठीक है। तो इसमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएंगे, जिस तरह सक्शन, ठीक है, या रियल टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फोरकास्टिंग ऑफ फेलियर ऑफ स्लोप्स। तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड में एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जब कोई आएगा तो यहाँ तक उसको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए आप इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा, टू द पॉइंट होगा, इधर उधर की बातें नहीं होगी, जनरल नहीं होंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली अपना प्रॉब्लम आपने यहाँ पे मेंशन करना है, प्लस उसके साथ कुछ अगर इंपॉर्टेंस आप शो करते हैं तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। क्लियर हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट? नेक्स्ट जो हेडिंग होगा आपके रिसर्च प्रपोजल में वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का या पॉसिबल आउटकम्स का, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का ख्याल है कि हमारे प्रपोजल में जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स होंगे
उतना हमारा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये याद रखें, ज्यादा ऑब्जेक्टिव देने से आपका प्रपोजल अच्छा कंसिडर नहीं हो सकता। बेशक आप एमएससी लेवल में हैं, बेशक आप एक ऑब्जेक्टिव, लेकिन सही ऑब्जेक्टिव एक अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो एक भी काफी है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ठीक है, you should try to be quite precise as to the nature and scope of the outcomes and as to who might benefit from the information। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपने बहुत ज्यादा क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन करना है, प्रिसाइसली मेंशन करना है कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, यानी इस तरह नहीं कि एनहांस द क्वालिटी ऑफ समथिंग या इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। सो इंप्रूव द क्वालिटी, दिस इज अ जनरल टर्म। जनरल टर्म में ऑब्जेक्टिव नहीं कहना है, बल्कि स्पेसिफिकली आपने कहना है कि increase the strength of the crushing strength of concrete। ठीक है, या the tensile strength of something। इस तरह ये स्पेसिफिक हो गया। इसमें एक ये भी है कि note that in PhD proposals and most funded research there is a need to indicate what will be the original contribution to knowledge। ये MS लेवल पे ज्यादातर नहीं होता, लेकिन पीएचडी लेवल पे, पीएचडी में अगर आप फर्ज करें प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं या कहीं पे आपके इंटरव्यू है, तो हमेशा आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विल बी द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। पीएचडी लेवल पे नॉलेज कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज कंट्रीब्यूशन आपके इस काम से, इस फील्ड के नॉलेज में क्या कंट्रीब्यूशन होगी, ये भी आपने बताना होता है, लेकिन ये पीएचडी प्रपोजल एमएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा आते हैं प्रपोजल पे। मेरा जो प्रपोजल है उसमें आप ऑब्जेक्टिव देखें, बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली मैंने कहा है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट आर लिस्टेड एज अंडर। नंबर 1, to develop a soil atmosphere interaction model and find the effects of climatic changes on suction variation। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक मॉडल डेवलप करूं, सॉइल एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसमें सॉइल और एटमॉस्फेयर का आपस में इंटरेक्शन हो सके। ठीक है, यानी इंटरेक्शन का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में कभी रेनफॉल हो रहा है तो इसका सॉइल पे क्या इफेक्ट है, या अगर ड्राई सीजन है तो उसका सॉइल पे क्या इफेक्ट। फाइंड द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस ऑन सक्शन वेरिएशन। अच्छा, सॉइल में फिर एक स्ट्रेंथ है जिसको सक्शन स्ट्रेंथ कहते हैं या सिर्फ सक्शन कहते हैं। तो क्लाइमेट का इस सक्शन के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्लाइमेट की वजह से सक्शन में वेरिएशन हो सकती है। अगर ड्राई क्लाइमेट है तो सक्शन इंक्रीज हो रहा है, अगर वेट क्लाइमेट है, बारिश हो रहा है, तो सक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो हमने मालूम करना है इस मॉडल के जरिए। दूसरा, टू एनालाइज स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट केस स्टडी रोड एम्बैंकमेंट्स और कट स्लोप्स and to understand the failure mechanism and the influence of climatic factors। ठीक है, केस स्टडी स्लोप्स हमने सेलेक्ट करने होंगे रोड एम्बैंकमेंट्स के और कट स्लोप्स के, और इनकी फेलियर मैकेनिज्म देखना है और क्लाइमेट का इनमें क्या इन्फ्लुएंस है, क्लाइमेट का इनमें क्या इफेक्ट है, वो हमने चेक करने हैं इसमें। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू असेस द रियल टाइम फैक्टर of safety of the case study road embankments and cut slope। जो हमने ऊपर केस स्टडी स्लोप सेलेक्ट किए हैं उनकी रियल टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करना है। ठीक है, तो ये 3 वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है इस रिसर्च प्रोजेक्ट के। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद जो हेडिंग है वो लिटरेचर रिव्यू का हेडिंग है। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या चीज डालना है, ये जरा गौर से सुने। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू कितना होना चाहिए, कितने पेजेस होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए आपके थीसिस में लिटरेचर रिव्यू का एक अलग चैप्टर होगा। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आपके थीसिस में अगर कोई लेंथी चैप्टर है तो वो कौन सा चैप्टर है, लिटरेचर रिव्यू वाला चैप्टर। थीसिस में अगर कोई लेंथी चैप्टर है तो वो लिटरेचर रिव्यू वाला चैप्टर। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में आपने बैकग्राउंड से शुरू करके आज के दिन तक
इस फील्ड में या इस टॉपिक में या इस एरिया में जितना भी काम हुआ है, जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सारा आपने इंक्लूड करना है। अच्छा, जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में हम क्या क्या चीजें डालें, तो मैं हमेशा खास तौर पे बी स्टूडेंट को हमेशा यही कहता हूँ कि लिटरेचर रिव्यू में बहुत सारी चीजें डालें, वो सारी चीजें, वो सारे इंफॉर्मेशन आप उसमें इंक्लूड करें जो आप समझते हैं आपके ख्याल में आपके इस रिसर्च के समझने के लिए जरूरी है। समझ आ रही है? यानी आप अब कल आप अपनी कॉपी किसी को देंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, अगर फर्ज करें लिटरेचर रिव्यू चैप्टर नहीं है तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, ऐसी चीजें होंगी जो हर किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हर किसी को समझाने के लिए आपने लिटरेचर रिव्यू में वो सारी चीजें डालनी है जो आपके ख्याल में आपके प्रोजेक्ट को सही तरीके से समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, सो टू एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ टॉपिक, लिटरेचर रिव्यू क्यों डालते हैं? तो एक्सप्लेन द हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ अ टॉपिक, इस टॉपिक का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप प्रेजेंट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि फर्ज करें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, लेट्स सपोज सीपेज का प्रॉब्लम है डेन्स में, तो सीपेज का प्रॉब्लम कब से लोग फेस कर रहे हैं? 1960 में किसी ने काम किया है, वो आप बताएं कि 1960 में इस पे ये लॉ प्रेजेंट हुआ या ये थ्योरी आया, फिर 1970 में ये हुआ, फिर 1975 में ये इम्प्रूवमेंट हुई, आज तक आपने आना है, तो इसको कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। ये आपने देना है लिटरेचर रिव्यू। तो हाईलाइट गैप्स इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू में ये सारी चीजें आप इसलिए इंक्लूड करेंगे कि इससे हाईलाइट हो जाएगा कि अभी जो करंट स्टेट ऑफ द नॉलेज है इसमें कौन से गैप्स है, क्या क्या चीज अभी तक सॉल्व नहीं है, वो चीज आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, टू डिस्क्राइब एंड कंपेयर द स्कूल ऑफ थॉट ऑन एन इशू, बाज़ औक़ात कुछ इश्यूज पे, कुछ प्रॉब्लम पे दो तीन किस्म के थॉट्स होते हैं, दो तीन किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। यानी कुछ लोग उस प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ लोग एक उसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो दोनों तरीके आपने यहाँ पे देने हैं कि ये लोग इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं और ये लोग इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरा जो ख्याल है, मेरा जो आइडिया है, मेरा जो प्रपोजल है वो इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, to synthesize the available research, जितना भी available research है वो आप synthesize करते हैं, यानी compile करते हैं पूरा research, जो इस टॉपिक पे जितना भी रिसर्च अवेलेबल है, जितना भी नॉलेज इस टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल है, वो पूरा आप कंपाइल करते हैं, तो इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। टू हाईलाइट एंड क्रिटिक रिसर्च मेथड्स, जितने भी मेथड्स मौजूद है उनको हाईलाइट करें और उन पे क्रिटिसिज्म करें। ठीक है, कि ये वाला मेथड है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, ये वाला मेथड है, फलाना मेथड है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं जो मेथड यूज करूंगा ये वाला यूज करूंगा, क्यों यूज करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें लिटरेचर रिव्यू में आप इंक्लूड करेंगे। और ये देखें यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाए तो फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हेडिंग है मेथोडोलॉजी, वहां पे फिर आप अपना सिर्फ अपना मेथड प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं ये काम इस तरीके से करूंगा। इसका आंसर क्यों आप इस तरीके से करेंगे, इसका आंसर ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू में मौजूद होगा। ठीक, तो नोट एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट, जिन लोगों का डिसएग्रीमेंट है इस मेथड से वो भी आपको मालूम हो जाए। ये नहीं, इसका मतलब ये है कि आप उस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे उस टॉपिक पे। समझ आ रही है? उस टॉपिक में सारे एस्पेक्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, टू जस्टिफाई द टॉपिक यू प्लान टू इन्वेस्टिगेट, आपने जस्टिफाई भी करना है क्योंकि आप प्रपोजल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसको फिर आपने जस्टिफाई करना है। यहाँ पे आप प्रपोजल प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें आपने जस्टिफाई करना है, पैनल को आपने जस्टिफाई करना है कि मैं ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्यों सेलेक्ट किया है, इसमें इश्यूज क्या है। तो ये सारे इश्यूज जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पैनल में, प्रेजेंटेशन में, वो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से क्लियर हो सकते हैं? लिटरेचर रिव्यू से क्लियर हो सकता है। ठीक है, situates the current study within a wider disciplinary conversation, यानी जो करंट स्टेट ऑफ द नॉलेज है, मौजूदा जो इस टॉपिक पे जो नॉलेज है
वहां तक आपने आना है, तो वो आपने मालूम करना है, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ। illustrate the uniqueness, importance of a need for your particular project। ये सारी चीजें, यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस भी जरूरी है। यूनिकनेस का मतलब है कि ये टॉपिक या ये वाला स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम अगर किसी और ने सॉल्व किया है तो फिर इस पे आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो आपके प्रोजेक्ट में यूनिक क्या है, आपने क्या ऐसा नया चीज इसमें डाला है, ठीक है। तो ये भी आप लिटरेचर रिव्यू से क्लियर कर सकते हैं ये क्वेश्चन। आपके प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आप लिटरेचर रिव्यू से क्लियर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है, ठीक है, ये भी आप लिटरेचर रिव्यू से क्लियर कर सकते हैं। जस्टिफाइज मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस, यानी मेथोडोलॉजी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आप ये मेथोडोलॉजी इस प्रोजेक्ट के लिए फॉलो करते हैं, तो क्यों ये मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, इसको भी हम लिटरेचर रिव्यू के जरिए क्लियर कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट्स फैमिलियरिटी विद द टॉपिक एंड एप्रोप्रिएट अप्रोचेस टू स्टडीइंग इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है लिटरेचर रिव्यू से क्लियर हो जाएगी। लिटरेचर रिव्यू के बारे में कुछ टिप्स है कि किस तरह आपने लिटरेचर रिव्यू करना है और किस तरह प्रेजेंट करना है। अच्छा, अब ये याद रखे, एक आपने प्रपोजल बनाना है एट द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च, और एक आपने थीसिस लिखना है, थीसिस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो जो आपका प्रपोजल है ये छोटा डॉक्यूमेंट है, बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है, 5-6 या 7 पेजेस है। तो इनमें लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये याद रखिए इसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर रिव्यू नहीं होगा, इसमें कम लिटरेचर रिव्यू, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर रिव्यू है, यानी जो आपके प्रपोजल के समझने के लिए जरूरी है, आपका प्रॉब्लम लोगों को समझ नहीं आएगा, उसके समझने के लिए जरूरी है। आपके मेथोडोलॉजी में अगर कोई ऐसी बातें हैं तो लोगों को समझ नहीं आती, उनके समझने के लिए जरूरी है। आपके ऑब्जेक्टिव में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इन तमाम चीजों के समझाने के लिए जितना लिटरेचर रिव्यू जरूरी है वो आप प्रपोजल में डालेंगे, यानी ज्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है, कम। लेकिन जो आपका थीसिस में जो लिटरेचर रिव्यू आएगा, थीसिस में लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा डिटेल के साथ होगा, सिस्टमेटिक ऑर्डर में होगा, टॉपिक वाइज होगा। इस तरह नहीं कि बस एक टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू, नहीं, थीसिस में लिटरेचर रिव्यू एक चैप्टर होगा, एक कंप्लीट चैप्टर, और हर एक चैप्टर में आपको पता है बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उन टॉपिक्स के हवाले से फिर आपने थीसिस में लिटरेचर रिव्यू डालना, ठीक है। तो थीसिस में लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा डिटेल के साथ होगा, उसमें सारी चीजें आ जाती है। प्रपोजल छोटा डॉक्यूमेंट है, इसमें कम लिटरेचर रिव्यू होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब लिटरेचर रिव्यू के लिए टिप्स क्या है, कैटेगराइज द लिटरेचर इनटू रिकॉग्नाइजेबल टॉपिक। जब आप लिटरेचर रिव्यू शुरू करते हैं, यानी आप किसी टॉपिक के लिए डाउनलोडिंग शुरू करते हैं, रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करते हैं या बुक्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो आप कैटेगराइज करें, ठीक है। टेक आउट द वेरियस पोजीशंस दैट आर रेलेवेंट टू योर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके पास बहुत सारे पेपर्स आएंगे, लेकिन उनमें से कुछ पेपर्स आपके काम के होंगे, कुछ आपके काम के नहीं है। जो आपके काम के नहीं है उसको बिल्कुल साइड पे करें, जो आपके काम के हैं उसको किसी खास फोल्डर में रखें, ठीक है। फिर उसी जो आपके काम के पेपर है उनमें फिर जिस तरह मैंने पहले कहा, फर्ज करें आपके प्रोजेक्ट के सोल्यूशन के लिए 2 कंसेप्ट्स है या 2 मेथड्स है, ठीक है, तो आप के पास जो पेपर आए हैं उनमें से कुछ पेपर एक कंसेप्ट के होंगे, कुछ पेपर दूसरे कंसेप्ट के होंगे, कुछ लोगों ने एक कंसेप्ट से काम किया है, कुछ लोगों ने दूसरे कंसेप्ट से काम किया है, ठीक है। तो फिर अलग अलग फोल्डर बनाए, एक कंसेप्ट के लिए अलग फोल्डर, दूसरे के लिए अलग फोल्डर, और अकॉर्डिंगली जो इस कंसेप्ट्स वाले पेपर है उसको उसी रेलेवेंट फोल्डर में डाल दे, ठीक है। बिल्ड ऑन कंक्लूजन्स दैट लीड टू योर प्रोजेक्ट। अब ये जो पेपर आप पढ़ेंगे तो इनसे आप कंक्लूजन बनाएं। पढ़ने के दौरान ये याद रखिए, उसको बार बार, पेपर पढ़ना इतना आसान नहीं है, बुक्स पढ़ना आसान है। बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ कंसेप्ट्स, कुछ चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन पेपर जो है उसका स्टाइल, उसका राइटिंग स्टाइल
वो चूंकि हम ज्यादातर आदी नहीं है, हमने पेपर पढ़े नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट रीडिंग या स्टार्ट में हमें समझ नहीं आएगा, इसको बार बार पढ़ना होता है। कुछ दफा पढ़ेंगे, कुछ हम आदी हो जाएंगे पेपर के साथ, रिसर्च पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ये भी हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? जब आपको कुछ बातें समझ आ जाती है पेपर के, तो उन बातों को फिर अपने वर्ड्स में अपने पास किसी फाइल में लिखा करें, उसके साथ उसका रेफरेंस, उस पेपर का रेफरेंस जरूर डालें। ठीक है, और यही डॉक्यूमेंट एंड में आपका काम आएगा, किस चीज में? थीसिस राइटिंग में। यही डॉक्यूमेंट पर एंड पे जब आप थीसिस लिखेंगे तो यहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, demonstrate the places where the literature is lacking। ठीक है, लिटरेचर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे पेपर पढ़ेंगे, तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे कमी है, तो मैंने कंप्लीट करना है। ठीक है, अवॉइड स्मिथ सेज एक्स, जॉन सेज वाई लिटरेचर रिव्यू। यानी लिटरेचर रिव्यू में इस तरह ना कहे कि फलाना सेज दिस एंड फलाना सेज दिस। ठीक है, उसका अपना तरीका है, उसमें आपने रेफरेंसेस डालने हैं उस तरीके से। रेफरेंसेस का जो प्रोसीजर है ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है अवॉइड इंक्लूडिंग ऑल द स्टडीज ऑन द सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट पे जितनी भी स्टडीज है वो लिटरेचर रिव्यू में आप नहीं डालेंगे। ठीक है, बल्कि सिर्फ अपने काम से रिलेटेड चीजें डालेंगे, ज्यादा चीजें नहीं डालेंगे। वो चीजें जिनसे हमारा काम जो है डायरेक्टली रिलेटेड है वो डालेंगे। ठीक है, पेपर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अपने टॉपिक के हवाले से, लेकिन उनमें फिर आपने ढूंढना है कि जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड कौन से पेपर, तो सिर्फ उनसे आपने इंफॉर्मेशन लेना है। ठीक है, अवॉइड प्रेज एंड ब्लेम, यानी उसमें तारीफ है और किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है लिटरेचर रिव्यू में। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो मेथोडोलॉजी है। लिटरेचर रिव्यू प्रपोजल की मैं बात कर रहा हूँ। प्रपोजल में फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड, सेकंड हेडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, थर्ड हेडिंग मेथोडोलॉजी, फोर्थ हेडिंग लिटरेचर रिव्यू और फिफ्थ नंबर हेडिंग है मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी में आपने क्लियरली बताना है कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कहाँ कहाँ जाना है, और फाइनली ऑब्जेक्टिव तक आपने पहुंचना है। ये याद रखिए, फाइनली आपकी मेथोडोलॉजी अगर ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंचती तो इसका मतलब है ये मेथोडोलॉजी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट मेथोडोलॉजी वो होगी जिसका एंड पॉइंट क्या हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ द प्रपोजल एक्सप्लेन्स ब्रीफली व्हाट यू आर गोइंग to do in order to carry out your research based on your chosen research approach. In proposals for funded research, this may need to be described in great detail. फंडेड रिसर्च में फिर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ आपने प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। फंडेड प्रपोजल जब आप जमा करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल के साथ यूनिवर्सिटी के जो प्रपोजल्स है या जो स्टूडेंट्स प्रपोजल लिखते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कंसाइसली ब्रीफली हर स्टेप को एक्सप्लेन करना होता है, हर स्टेप को, तमाम स्टेप्स, कोई स्टेप मिस ना। ठीक, एवरी प्रपोजल इज डिफरेंट इन इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स। समझ आ रही है? एक ही टॉपिक पे अगर 2-3 प्रपोजल बन सकते हैं तो किस तरह बन सकते हैं, उनके मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मेथड्स डिफरेंट है यानी एक ही प्रॉब्लम है, एक ही क्वेश्चन है, एक मेथड से सोल्व करता है, दूसरा दूसरे मेथड से सोल्व करता है, तीसरा तीसरे मेथड से। अगर मेथड डिफरेंट है तो ये याद रखें इनके प्रोजेक्ट पर डिफरेंट है और इन पे ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन अगर आपका मेथड डिफरेंट है तो ये याद रखिए आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफरेंट होगा, आपके टाइटल में भी डिफरेंट कीवर्ड्स आएंगे। यानी कभी भी एक ही टाइटल कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, एक ही टाइटल पे 2 प्रोजेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, one common feature is likely to be a review of the literature relevant to the research topic। समझ आ रही है? एक ही कॉमन चीज है तमाम रिसर्चेस में, जितने भी लोग रिसर्च करते हैं किसी एक टॉपिक पे, उन तमाम में
सिर्फ एक चीज कॉमन होगा, और वो क्या चीज है? लिटरेचर रिव्यू। यानी लिटरेचर रिव्यू, अब मेरा प्रोजेक्ट है इस टॉपिक पे, फर्ज करें जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, कोई दूसरा भी इसी टॉपिक पे काम कर रहा है लेकिन वो कुछ और एस्पेक्ट देख रहे हैं, ठीक है? तो उसके प्रपोजल में और मेरे प्रपोजल में सारी चीजें डिफरेंट होगी, सिर्फ एक चीज सेम हो सकता है, और वो एक चीज क्या है? लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? ठीक है, तो सिर्फ लिटरेचर रिव्यू दो रिसर्चेज में कॉमन हो सकता है, बाकी सारी चीजें मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, टाइटल, सारी चीजें डिफरेंट होगी, ठीक है? सिर्फ लिटरेचर रिव्यू कॉमन हो सकता है। The explanation will outline which methods you will use for what and why. मेथोडोलॉजी में ये चीजें देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे किस काम के लिए, और ये मेथड आप क्यों यूज करते हैं इस काम के लिए, ठीक है? You will probably need to refer to books, ठीक है, to codes, जिस तरह बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान, that describe the methods in detail. ये याद रखिए, अब अगर आप किसी मेथड के बारे में कहते हैं कि मैं फलाना मेथड यूज करता हूँ, ठीक है, तो फलाने मेथड को प्रपोजल में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस उसका रेफरेंस दे कि ASTM-C फलाना फलाना ये कोड में यूज कर रहा हूँ। तो फिर इस कोड के बारे में ये नहीं कहना है कि इस कोड के मुताबिक हम ये इस तरह करेंगे और ये इस तरह करेंगे, ठीक है? किसी खास स्टेप के लिए अगर आप कोई एक स्टेप है और उसके लिए कोई कोड है या कोई स्पेसिफिकेशन है और वो किसी बुक में मौजूद है या किसी गाइडलाइन या किसी स्टैंडर्ड में मौजूद है, तो उस स्टैंडर्ड का आप रेफरेंस देके मैं ये वाला स्टेप जो है इस स्टैंडर्ड के मुताबिक करूंगा। यानी जिस तरह हम कहते हैं हम क्रशिंग स्ट्रेंथ ASTM फलाने के मुताबिक करते हैं, ठीक है? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू ASTM दिस, ठीक है? You may have to indicate how you will be able to assess certain types of information if these are obscure in remote locations are only available to certain people. अच्छा, कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन फर्ज करें क्लियर नहीं है, यानी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप इनको किस तरह अचीव करेंगे, किस तरह ये इंफॉर्मेशन आप गेट करेंगे, उनके बारे में भी आपने कहना होगा, ठीक है? जिस तरह मेरे प्रोजेक्ट में अभी जो मैंने आपके साथ प्रपोजल डिस्कस किया, इस प्रपोजल में एक चीज थी वेदर डेटा, ठीक है? वेदर डेटा, प्रेसिपिटेशन, विंड स्पीड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नेट रेडिएशन और डेली प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें, टेम्परेचर डेटा, ये सारी चीजें। अब ये ऐसा डेटा है जो मेरे पास या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। एक साल के लिए मुझे सर्टन एरिया के लिए डेटा चाहिए था, ठीक है? तो ये डेटा में एक खास डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, PMD, उनसे मैंने अचीव किया है, ठीक है? तो मुझे इस लेवल पे, यानी प्रपोजल के लेवल पे, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो डेटा मैं यूज करूंगा, ये डेटा कहाँ पे अवेलेबल होगा और मैं उनसे किस तरह ये गेट करूंगा, ठीक है? ये अपने प्रपोजल में लिखना है, ठीक है? जिस तरह मेरे प्रपोजल में मेथोडोलॉजी में यहाँ पे होगा, इसको चेक करते हैं। इसमें मेथोडोलॉजी मैंने फिर स्टेप वाइज में लिखा है। नंबर 1 सैंपल कलेक्शन है, फिर दूसरा लेबोरेटरी डिटरमिनेशन ऑफ जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज, तीसरा है एस्टिमेशन ऑफ सम पैरामीटर्स, और फिर एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फंक्शन है। और यहाँ पे देखिए क्लाइमेट डेटा के बारे में लिखा है। क्लाइमेट डेटा, द shear strength of the soil decreases as the water content increases and vice versa. To know the suction variation due to climatic fluctuation, we need precipitation and evapotranspiration from the soil surface. To develop real-time coupled soil atmosphere model,
we will require the real-time precipitation, temperature, wind speed, relative humidity, and net radiation of the location. The climatic data required will be taken from meteorological department. ठीक है, क्लियरली मेथोडोलॉजी में मैंने उस स्पेसिफिक स्टेप में ये लिखा है कि ये डेटा मैं कहाँ से अचीव करूँगा। तो इस किस्म का डेटा जो आपके पास मौजूद नहीं है, यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ से आप अचीव करेंगे, उसके बारे में लिखना जरूरी है मेथोडोलॉजी। Access to materials or equipment may also be discussed. कोई मटेरियल है, कोई ऐसा टेस्ट है जो फर्ज करें यहाँ पे नहीं है, पेशावर में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है, तो कहाँ पे आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ये भी आपने मालूम करना है और ये भी आपने प्रपोजल में लिखना है कि ये फलाना टेस्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, ये हम इस लेबोरेटरी में, इस कंट्री में या इस सिटी में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट मेथोडोलॉजी के बाद नेक्स्ट आप क्या, अच्छा मेथोडोलॉजी में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लो चार्ट आप जरूर बनाएंगे। फ्लो चार्ट मीन कि डायग्रामेटिकली आप शो करें कि फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप कौन सा है, चौथा स्टेप कौन सा है। ऊपर आपने एक्सप्लेन भी करना है स्टेप वाइज और फिर आपने एक डायग्राम भी बनाना है। उस डायग्राम को क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में सारे स्टेप्स आप लिख दे शॉर्टकट फॉर्म में। ठीक है, timetable of the project and description of any resources required. Next जो heading होगा वो है description of resources और timetable। timetable को हम schedule कहते हैं short word में, schedule या plan of the work. There is always time limit to research projects, particularly strict if it is a piece of university or college degree requirement. जिस तरह के आपके प्रोजेक्ट है, जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, डिग्री की स्पेसिफिक टाइम होती है 6 इयर्स या 4 इयर्स, तो उसमें आपने डिग्री कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसमें तो फर्ज करें 2 साल आपके कोर्स वर्क पे लग गए, तो फिर उसके बाद जितना टाइम है उससे ज्यादा टाइम में आप कंप्लीट करेंगे या कंप्लीट नहीं कर सकते उस टाइम में, तो फिर तो आप डिग्री नहीं ले सकते, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसका मतलब है कि आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना है प्रपोजल में कि मैंने ये काम पूरा इतने मंथ्स या इतने ईयर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, और इस तरह नहीं, रफली नहीं, आपने मालूम करना है तमाम जितने भी टेस्ट आप करेंगे, जो भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे, जो भी एनालिसिस आप करेंगे, आपने सबके बारे में स्टडी करना है। स्टडी के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये काम कितने टाइम में पॉसिबल है, तो उसके मुताबिक आपने फिर अप्रोक्सीमेट टाइम लिखना है और इसको क्या कहते हैं, इसको स्केड्यूल ऑफ द टाइम कहते हैं। ठीक, essential in order to allocate time limits to the sequence of tasks that you need to accomplish in order to hand the finished report or thesis in on time. ठीक है, यानी thesis completion में जितना टाइम रिक्वायर्ड है ताकि उस टाइम में आप ये कंप्लीट कर सके, तो इसके लिए आपने जो टाइम है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टास्क को आपने टाइम के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में गैंट चार्ट कहते हैं। यानी गैंट चार्ट आपने बनाना है और उस गैंट चार्ट में सारी एक्टिविटीज आपने लिखनी है कि ये वाला टास्क मैंने इतने काम टाइम में कंप्लीट करना है और ये वाला टास्क इतने टाइम। तो इसको फिर ये क्या बन जाएगा, स्केड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट। रिसोर्सेज दैट आर एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट सच एज इक्विपमेंट, transport, skills, software, etc. should be listed and availability assured. जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो भी बताना है कि ये लैब मुझे चाहिए, ठीक है, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये फैसिलिटी चाहिए, मुझे पैसे इतने चाहिए, मुझे इस स्केल की जरूरत है, मुझे लेबर चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी क्लियरली मेंशन करना है और साथ में उनकी अवेलेबिलिटी भी स्टोर करनी। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे इक्विपमेंट मौजूद है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो फिर तो आपका प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर आपने यही इक्विपमेंट दूसरी जगह पे ढूंढना है और उसके बारे में कहना है कि ये इक्विपमेंट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, खराब है, तो मैंने ये वाला इक्विपमेंट यूज करना है जो फलानी जगह पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा जो एक्टिविटी का जो टाइम है जिसको स्केड्यूल कहता है वो इस किस्म का होता है। ये देखें, ये स्केड्यूल MS प्रोजेक्ट में बना है,
MS प्रोजेक्ट में भी आप बना सकते हैं, और प्राइमावेरा अगर किसी को आता है तो प्राइमावेरा में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए MS रिसर्च कैजुअल है, टोटल इसमें कितने डेज है, 191 डेज है, यहाँ से शुरू है यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है, इसमें इंडिविजुअली हर एक काम आपने मेंशन करना है। जिस तरह लिटरेचर रिव्यू 120 डेज लिटरेचर रिव्यू करना है, लिटरेचर रिव्यू 120 डेज नहीं बल्कि लिटरेचर रिव्यू 191 डेज हो सकता है। लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट से लेके एंड तक है, यानी प्रोजेक्ट के दौरान स्टार्ट फर्स्ट डे से लेके आपके जो आपका फाइनल डिफेंस है वहां तक आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हो जाएगी। साइट सर्वे सैंपल कलेक्शन है, ये इतने टाइम में करना है, लेबोरेटरी टेस्टिंग इतने टाइम में करना है, कलेक्टिंग क्लाइमेट डेटा इतने टाइम में, सीप और स्लोप डब्ल्यू एनालिसिस इतने टाइम में, कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड डिस्कशन वो इतने टाइम में मैंने कंपाइल करने हैं, और थीसिस राइटिंग। ठीक है, तो ये पूरा टाइम इससे बन जाएगा और इसका टोटल टाइम 191 डेज आ गए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओवरलैप हो सकती है, कुछ एक्टिविटीज ओवरलैप हो सकती है, यानी कुछ काम हम एक वक्त में 2-3 काम हम कर सकते हैं। फर्ज करें लेबोरेटरी में टेस्टिंग शुरू है, समझ आ रही है, एग्जाम्पल हमने रखा है फर्ज करें 2 हफ्तों के लिए या 3 हफ्तों के लिए, या जिस तरह हम कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं उस पर तकरीबन 1 महीना लगता है। तो इस 1 महीने के दौरान जरूरी नहीं है कि बस आप बैठेंगे सिर्फ एक टेस्ट के लिए, इस दौरान आप इसके साथ और भी काम कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैंने ओवरलैप नहीं किए हैं, ये एक्टिविटीज आपकी ओवरलैप हो सकती है, कुछ एक्टिविटीज, हर एक नहीं, कुछ एक्टिविटीज आपकी ओवरलैप हो सकती है। यानी अब फर्ज करें थीसिस राइटिंग, जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो रिजल्ट के बाद आप थीसिस राइटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा चार्ट है, किसी ने एक्सेल शीट में बनाया है, एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट गैंट चार्ट जो है वो MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा में बनाएंगे। ठीक है, ये MS शीट में बनाया है कि इसमें ये काम इतने टाइम में है, सितंबर में क्या है, डिसाइड टाइटल ऑफ थीसिस, और ये चीजें इसमें इंक्लूड ना करें, टाइटल डिसाइड करना और प्रपोजल प्रेजेंट करना, ये चीजें इंक्लूड ना करें, डायरेक्ट काम से शुरू करें, कलेक्शन ऑफ सैंपल से शुरू करें। ठीक है, और थीसिस राइटिंग तक। बिल्कुल लास्ट पे आपके रिसर्च प्रपोजल का जो लास्ट कंपोनेंट है वो है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, so the location of the cited work of others must be meticulously recorded in the list। बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आप रिकॉर्ड करें दूसरे लोगों का जो काम है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि दूसरे पेपर से आप कुछ चीज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, अपने प्रपोजल में, क्योंकि आपके प्रपोजल का प्लेजरिज्म चेक होता है। ठीक है, कॉपी करेंगे तो वो प्लेजराइज होगा, प्लेजराइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए फिर तरीका क्या है, हम एक टॉपिक किसी दूसरे पेपर में पढ़ते हैं, उसमें कुछ चीजें हमारी काम के हैं, तो वो चीजें हम दोबारा अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, दोबारा अपने वर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन दोबारा लिखने से ये चीजें या ये जो कंसेप्ट है ये हमारे नहीं हो जाते, ये कंसेप्ट उसी बंदे के हैं जो जिसने पेपर में प्रेजेंट किए। ठीक है, तो वहां पे जहां पे आपने ये लिखा है वहां पे छोटा सा रेफरेंस, उस रेफरेंस में उनके ऑथर्स के नाम, कॉमा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाते हैं, बस सिर्फ ये शॉर्ट रेफरेंस वहां पे लिखते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी एट द एंड ऑफ द थीसिस या एट द एंड ऑफ द प्रपोजल, आप लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस बनाएंगे और उस लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में उस डॉक्यूमेंट का डिटेल रेफरेंस देंगे। डिटेल रेफरेंस इस तरह रेफरेंस कि उस रेफरेंस से लोग उस डॉक्यूमेंट को ट्रेस कर सके, मालूम कर सके। ठीक है, not only does this ensure that you cannot be accused of plagiarism, but also demonstrate that you are aware of the latest thinking in the subject। ये जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है या जो आप रेफरेंसिंग करते हैं, दूसरे लोगों का काम अपने प्रपोजल में डालते हैं, ये याद रखें, इससे आपके काम या आपके प्रपोजल की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आप तो अभी नए रिसर्चर हैं, आपने अभी काम नहीं किया है, आपको
आपकी बात की ज्यादा वैल्यू तब बनेगी जब आप इसको कोरिलेट करते हैं किसी मशहूर रिसर्चर के साथ। तो आप कहते हैं कि फलाना बंदा भी इसी तरह कहता है, ये बंदा भी इसी तरह करता है, तो फिर आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तो ये है कि इससे आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ती है जब आप दूसरे लोगों के रेफरेंसेस डालते हैं, और दूसरा जब आप इसको पैराफ्राइज करके अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो फिर आप प्लेजरिज्म से भी बच जाते हैं। ठीक है, और एक ये है प्लेजरिज्म से बच जाते हैं, और दूसरा ये भी है बाज़ स्टूडेंट ये भी प्लेजरिज्म में आता है कि जब आप किसी दूसरे का कंसेप्ट अपने वर्ड्स में लिखते हैं लेकिन उसका नाम नहीं लिखते, उसका रेफरेंस नहीं डालते, फिर भी ये प्लेजरिज्म है। इसके लिए भी रेफरेंसिंग जरूरी है। यहाँ पे रेफरेंसिंग आप डालेंगे, उसका नाम, पब्लिकेशन ईयर वगैरह लिखेंगे, तो तब ये प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। However, keep the references relevant. It is not a bibliographic list of all the literature surrounding the subject. अच्छा, ये याद रखें, थीसिस में और प्रपोजल्स में जो हम रेफरेंस लिस्ट डालते हैं, रेफरेंसेस लिस्ट डालते हैं, ये याद रखें दो किस्म के लिस्ट है। एक को कहते हैं बिब्लियोग्राफिक लिस्ट और दूसरा है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। हमारे थीसिस और हमारे प्रपोजल में बिब्लियोग्राफिक लिस्ट नहीं होता बल्कि लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होता है। और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में ये याद रखें हमेशा सिर्फ वो रेफरेंसेस डालेंगे जिनका हमने जिक्र किया है ऊपर, जिनका हमने ऊपर प्रपोजल में किसी भी जगह पे, यानी इंट्रोडक्शन में या लिटरेचर रिव्यू में या मेथोडोलॉजी में, इनमें से किसी जगह पे जिनका जिक्र आया है वो पेपर हम लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में डालेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफिक लिस्ट में हमेशा वो सारी इंफॉर्मेशन या वो सारे पेपर्स होते हैं जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। समझ आ रही है? वो सारे पेपर्स जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है वो अगर मैं डालूंगा तो फिर ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस नहीं है, ये फिर बिब्लियोग्राफिक लिस्ट है। लेकिन हमें बिब्लियोग्राफिक लिस्ट नहीं चाहिए, हमें लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस चाहिए। ठीक है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस भी आपको दिखाता हूं अपने प्रपोजल में। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं, लेट सपोज बैकग्राउंड में ये है, लेट सपोज क्लासिकल सॉइल मैकेनिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन फेलियर ऑफ स्लोप एक्सपोज्ड टू रेनफॉल एज द सॉइल बिकम्स अनसैचुरेटेड। अब ये जो बात है ये मेरी बात नहीं है, ये इन लोगों की बात है, लेकिन मैंने इसको पैराफ्रेज किया है और फिर यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो पैराफ्रेज करने के साथ साथ मैं इन लोगों का यहाँ पे छोटा सा रेफरेंस, यानी फ्रेडलिंग एंड रार्जो 1993, ठीक है, ये बुक है, फ्रेडलैंड और रार्जो ने पब्लिश किया है और 1993 में पब्लिश किया है। ठीक है, तो इनकी बात मैंने पैराफ्रेज करके यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे छोटा सा रेफरेंस और फिर डिटेल रेफरेंस एंड पे लिस्ट ऑफ में, ये है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, इसमें वो देखे फ्रेडलैंड एंड रार्जो, ये देखिए फ्रेडलैंड डीजी, रार्जो एच 1993, सॉइल मैकेनिक्स फॉर अनसैचुरेटेड सॉइल्स, विली, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये अब इसका डिटेल रेफरेंस है। तो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में फिर डिटेल रेफरेंस डालना होगा, लेकिन ये जितने भी मैंने लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में डाले हैं ये सारे मैंने ऊपर कहीं ना कहीं पे इनका जिक्र आया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाले। ठीक है, क्लियर है? अब यस सर। अब कुछ जनरल चीजें राइटिंग द प्रपोजल के बारे में डिस्कस करते हैं। For your master research project, it is important to keep conferring with your supervisor as you refine the structure draft of the proposal. ठीक है, आपके मास्टर प्रपोजल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुपरवाइजर के साथ कनेक्ट रहें, सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करें और फिर कोई ड्राफ्ट बनाएं। ठीक है, अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा, स्टूडेंट्स आते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कि हम रिसर्च करते हैं, तो स्टूडेंट आते हैं, अभी भी एमएस लेवल पे भी स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मुझे कोई टॉपिक दे रिसर्च के लिए। तो मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बीएस लेवल पे हम टॉपिक देते हैं,
क्योंकि बेस स्टूडेंट का लेवल इतना नहीं होता। और ये भी याद रखिए, बेस लेवल पे जो प्रोजेक्ट होता है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, वो असल में रिसर्च नहीं है। रिसर्च एमएस लेवल से शुरू होता है, ठीक है। तो रिसर्च में कभी भी आपको डायरेक्ट टॉपिक नहीं मिलेगा। आप फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम निकालेंगे, प्रॉब्लम को फिर सोचेंगे, उस पर लिखेंगे, उससे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगा। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा। समझ आ रही है, टॉपिक या टाइटल फिर बनेगा। तो अब स्टूडेंट्स जब आते हैं तो मैं उनको क्या कहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करें, जिस भी एरिया में जो भी टॉपिक है आपके जहन में, जिस टॉपिक में भी आपका इंटरेस्ट है, उस टॉपिक पे सर्च करें, गूगल करें और उस टॉपिक पे लेटेस्ट 5 पेपर डाउनलोड करें। 5 रिसर्च पेपर लेटेस्ट, ये याद रखें। लेटेस्ट का मतलब है 2020, 2019 या 2018, यानी इन 3 सालों में जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो उनमें से आप 5 पेपर सेलेक्ट करें, उनको खूब रीड करें, उनको खूब समझें। समझने के बाद आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अब जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का करंट क्या सिचुएशन है, इसमें क्या कमी है, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे मैं रिसर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां से इन 5 पेपरों से फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर इनको पढ़ेंगे और से फिर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं, वो 5 पेपर प्रिंट करके अपने साथ उठाएं, उसको हाईलाइट करें, उस पे के ऊपर कमेंट्स लिखें, उससे कुछ अपने कंक्लूजन बनाएं, ठीक है। और फिर आप आ जाए सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करें कि सर मैंने ये 5 पेपर पढ़े हैं, इनमें ये काम इस तरह किया है, इस जो इन लोगों ने इस तरह किया है, इस पेपर में ये इस तरह किया है, मेरा ख्याल है कि ये हम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, इसको सर आप रीड करें और मुझे गाइड करें कि ये ठीक है या इसको चेंज करें। ये याद रखिए, कभी भी जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे तो जहन में कभी भी ये ना रखें कि ये बिल्कुल फाइनल होगा, ये फाइनल कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बहुत सारी चेंजेस आ सकती है। फिर आपका जो सुपरवाइजर है या जो आपकी गाइडेंस कर रहा है वो आपको फिर गाइड कर सकता है, वो आपको जरूर कोई रास्ता बताएगा, वो आपको कहेगा कि ये चीज गलत है, ये इसमें इस तरह करें, ये इसमें इस तरह करें। लेकिन अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, स्टडी स्टार्ट नहीं किया, कोई पेपर डाउनलोड नहीं किया, डायरेक्ट आते हैं टीचर के पास और क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि सर हमें रिसर्च के लिए टॉपिक। तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, आपने खुद करना है। ये याद रखिए, ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, इसमें सुपरवाइजर सिर्फ आपकी गाइडेंस कर सकता है, बाकी आपने खुद करना है। हर एक स्टूडेंट ने इंडिविजुअली पूरा काम खुद करना है, मालूम करना है कि किस तरह करना है। इसमें सुपरवाइजर सिर्फ गाइड कर सकता है, सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, ठीक है। Comments from other members of staff and our colleagues can be useful too, as they might see things from a different perspective. आप कोई आइडिया बनाए, पेपर स्टडी करें, फिर लोगों के साथ डिस्कस करें, वो फिर आपको कमेंट्स दे सकते हैं कि ये काम इस तरह ठीक है या इस तरह ठीक है। आपस में अपने कोलीग से पूछ सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपके सीनियर हैं उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं, बाकी टीचर से भी पूछ सकते हैं अगर उनके एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। However, that it is you who must decide what you want to do in the research. ये याद रखिए, कल भी एक स्टूडेंट आया था, उसने कहा कि सर मैंने तो ये आइडिया था, ये था, लेकिन सर ने कहा कि नहीं ये छोड़े, ये करें, ये करें। ये याद रखिए, कभी भी दूसरे लोगों के आइडियाज पे ना जाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ सुपरवाइजर के आइडिया पे भी ना जाए, आइडिया आपने खुद देना है। आइडिया को रिफाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए सुपरवाइजर हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि ये काम इंडिविजुअली आपका है, ये रिसर्च आपका है, इसमें किसी दूसरे का आइडिया बेशक आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के आइडियाज पे अगर आप जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपने खुद मालूम करना है कौन सा रिसर्च आप कर सकते हैं, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो उस चीज में आप ज्यादा काम कर सकेंगे, ठीक है। समझ गए? तो खुद आपने डिसाइड करना है कि किस चीज में आपने काम करना है।
अच्छा, नेक्स्ट है रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल। अब ये वो रीजंस है जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स के प्रपोजल रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजंस अगर आपको पहले से मालूम हो और अगर आपने ये सोल्व कर दिए तो फिर आपकी प्रपोजल की रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी आपका प्रपोजल फिर रिजेक्ट नहीं हो सकता। नंबर 1, देयर इज नो नीड फॉर द रिसर्च। सबसे पहले अगर रिसर्च की जरूरत नहीं है, इस रिसर्च की जरूरत नहीं है जो आपने प्रपोजल बनाया है, यानी इस पे ऑलरेडी काम हो चुका है, प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सोल्व्ड, देयर इज नो इशू इन द मेंशन क्वेश्चन या प्रॉब्लम, तो फिर आप इस पे रिसर्च नहीं कर सकते, ये प्रपोजल पर रिजेक्ट होगा, ठीक है। द स्केल ऑफ द प्रपोज रिसर्च इज टू बिग सो एन एडिक्वेट कंक्लूजन कैन नॉट बी रीच्ड। ये चूंकि एमएस का प्रोजेक्ट है, मैंने पहले कहा कि इसका टाइम लिमिट है 6 मंथ्स। अगर आपके जो प्रपोजल प्रेजेंटेशन का जो पैनल है उनको अगर इस तरह लगे कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और ये 6 मंथ्स या 7 मंथ में कंप्लीट नहीं कर सकता, तो फिर भी आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपके जहन में होना चाहिए कि बहुत ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, कम थोड़ा सा एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं नॉलेज में, तो ये काफी है, ठीक है। The aims and objectives are vague, are impractical, or do not match. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स वेग है, वेग का मतलब है क्लियर नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो फिर भी रिजेक्ट होगा आपका प्रपोजल। अगर इम्प्रैक्टिकल है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, अगर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, सारे ऑब्जेक्टिव अचीव भी करें, कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। या डू नॉट मैच विद व्हाट, डू नॉट मैच विद योर प्रॉब्लम। अगर आपका प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप एक कहते हैं और ऑब्जेक्टिव आप दूसरे बता रहे हैं, तो फिर भी रिजेक्ट होगा। समझ आ रही है? The research problem is not clearly defined, so the research work has no adequate focus. अगर ये मैं बार बार कह रहा हूँ, रिसर्च प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर प्रपोजल, ठीक है। अगर ये क्लियरली डिफाइन नहीं है, ये क्लियर नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता, तो फिर आपके प्रोजेक्ट का फोकस क्लियर नहीं है, आपका टारगेट क्लियर नहीं है। अगर टारगेट क्लियर नहीं है तो भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। द प्रोसीजर्स आर कंफ्यूज्ड विद ऑब्जेक्टिव्स। ये वो पॉइंट है जो मेथोडोलॉजी में मैंने बार बार आपको बता दिया कि मेथोडोलॉजी आपने इतना क्लियर करना है कि यहाँ सबको मालूम हो जाए कि एंड प्रोडक्ट इसका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है, ठीक है। यानी मेथोडोलॉजी में क्लियरली आपने ये मेंशन करना है कि आप ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गए, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सकते, कोई गैप है, कोई स्टेप क्लियर नहीं है, या ऑब्जेक्टिव तक नहीं है, एंड तक नहीं है, तो मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं है। और अगर मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं है तो पैनल समझेगा कि आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट इज फॉर्मुलेटेड ऑन एन इमोशनल और अ पॉलिटिकल एजेंडा rather than a factual or a theoretical basis. अगर आपका प्रोजेक्ट किसी इमोशनल किस्म का है, ठीक है, या कोई पॉलिटिकल एजेंट टाइप का है, समझ आ रही है, यानी आप कोई ऐसा इशू उठाते हैं जिसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ये रिसर्च है, याद रखें, रिसर्च में कभी भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना करें। अगर इसमें पॉलिटिक्स आ जाते हैं तो भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट होगा। यानी आप किसी, फर्ज करें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी दूसरे को आप दूसरी पार्टी की तारीफें करते हैं उसमें, ठीक है, तो ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोई इमोशनल टाइप है, कुछ इलाके या कुछ लोगों को आप फर्ज करें बेइज्जत कर रहे हैं या कोई और किस्म का इशू इसमें प्रेजेंट करते हैं, तो भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के जितने भी डिटेल्स है, मेथोडोलॉजी है, ऑब्जेक्टिव है, बैकग्राउंड है, ये चीजें अगर क्लियर नहीं है लोगों को, तो भी आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। ये कब क्लियर नहीं होगा? अगर आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। इनफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा?
रिसर्च से आएगा जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, आप और लोगों का काम पढ़ेंगे तो वहां से आएगा। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट और अदर रिसोर्सेज आर अनसर्टन और इम्पॉसिबल। अगर पैनल को लगे कि इसमें जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं वो आप अचीव नहीं कर सकते, उस तक एक्सेस अवेलेबल नहीं है, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते किसी रीजन की वजह से, तो भी आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। कुछ रिसोर्सेज है या कुछ इक्विपमेंट है या कुछ इंफॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं है, या अगर वहां तक एक्सेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन बातों की वजह से आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। अब राइटिंग के लिए कुछ जनरल एडवाइस है, राइटिंग किस तरह करेंगे ये मैंने याद रखे। आज आपको प्रपोजल के सारे कंपोनेंट्स बता दिए। अब इस लेक्चर के बाद आपने प्रपोजल राइटिंग शुरू करना है। ठीक है, एस्टेब्लिश राइटिंग स्केड्यूल। सबसे पहला चीज तो ये है कि राइटिंग स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि मैंने इस टाइम पे राइटिंग करनी है। डेली मैंने प्रपोजल में कुछ 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, बिगिन बाय फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग मीन कि अपने माइंड से राइटिंग शुरू करें। बेशक आप उसके लिए बहुत सारे पेपर्स पढ़ेंगे, लेकिन राइटिंग आप अपने अंडरस्टैंडिंग से शुरू करें। ठीक है, कीप अ स्मॉल नोटबुक विद यू टू राइट डाउन रेलेवेंट थॉट्स। अगर आप रिसर्च के इंटरेस्टेड है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, स्मॉल नोटबुक होना चाहिए। और जिस बंदे के साथ भी आपकी डिस्कशन होती है, जहाँ पे अभी आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं, तो उसी वक्त उस नोटबुक में वो पॉइंट नोट किया करें। ठीक है, कंपोज डिफरेंट पार्ट्स इन डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स। जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया, डिफरेंट फाइल्स बनाए, लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड डिफरेंट फोल्डर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड डिफरेंट फोल्डर, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट फोल्डर, और इस हर एक फोल्डर में रेलेवेंट चीजें डाला करें और अपना एक फाइल भी बनाए, वर्ड फाइल, और उसमें लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है उससे रिलेटेड खुद जो आपने लिखना है वो भी वहां पे लिखना शुरू करें। स्टार्ट विद मोर क्लियर कट सेक्शन फर्स्ट। अब इसमें राइटिंग में, प्रपोजल राइटिंग में ये जरूरी नहीं है कि आप पहला टाइटल लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। जो चीज आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है उसको पहले लिखें, जो ज्यादा क्लियर नहीं है उसको बाद में लिखें। लेकिन ये एक चीज क्लियर है कि वो आपने फर्स्ट लिखना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने फर्स्ट लिखना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें यहाँ से इमर्ज होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने फर्स्ट क्लियर करना है, फर्स्ट वो लिखना है, उसके बाद फिर आपके लिए आसान हो जाएगा बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स या टाइटल या लिटरेचर रिव्यू, ये सारी चीजें फिर उसी से निकलती है। पहले आपने प्रॉब्लम क्लियर करना है। अंडरस्टैंड दैट द प्रपोजल विल बी नेगोशिएटेड, बी प्रिपेयर्ड टू रिवाइज। ये याद रखें कि जब आप इस प्रपोजल को सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करेंगे तो ये कभी भी जहन में ना लाए कि ये आपका फाइनल होगा और ये डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, इस पे क्वेश्चन हो सकती है, इसमें चेंजेस हो सकती है, तो इसके लिए तैयार रहें। Think of the proposal as an introduction to your thesis। समझ आ रही है? जो आपका फाइनल थीसिस होगा आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद, उसके लिए आप इस तरह सोचे कि ये मेरा प्रपोजल उस थीसिस का एक इंट्रोडक्शन है, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है, चंद पेजेस है, 5-6 या 10 पेजेस। Remember that your proposal is not meant to limit ideas, but to help you think practically। ठीक है, ask classmates to form a writing group, talk to your supervisors। ठीक है, ये तरीके हैं। क्लासमेट से आप कह सकते हैं कि राइटिंग ग्रुप्स बनाएं जिसमें हर एक स्टूडेंट अपना अपना आइडिया लिखेगा, दूसरे स्टूडेंट उनके साथ हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये एक लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगा, उसमें फिर आप रिसर्च की तरफ आ सकते हैं और सुपरवाइजर से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं टाइम टू टाइम। अब चूंकि सारी चीजें मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई, अब आपने स्टार्ट करना है। टिप्स टू गेट स्टार्टेड। ये याद रखिए, अभी आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड है?
थर्ड सेमेस्टर है हमारा सर। सर कुछ का अच्छा, सेकंड है, इसमें कुछ का थर्ड है। इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर है और कुछ स्टूडेंट का थर्ड सेमेस्टर है। ये जो सब्जेक्ट है ये अभी हमने प्लान किया है, नेक्स्ट सेमेस्टर से हो सकता है ये हम सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी भी थर्ड वाले हैं। थर्ड अगर जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो थर्ड उनका लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है। तो इसी सेमेस्टर के दौरान, इन 6 महीनों के दौरान ये याद रखे, एट द लीस्ट आपने क्या करना है, आपने ये प्रपोजल जो है फाइनल करना है, यानी इस सेमेस्टर के एंड तक आपका प्रपोजल फाइनल होना चाहिए, ठीक। ऑफिशियली आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन अनऑफिशियली आप सुपरवाइजर के साथ ये प्रपोजल पे डिस्कशन कर सकते हैं, इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट करें। जिन लोगों का ख्याल है कि रिसर्च वाली डिग्री लेंगे, ठीक है, तो रिसर्च वाले के लिए ये जरूरी है कि अभी से स्टार्ट करें और अपने फील्ड के सुपरवाइजर से डिस्कशन शुरू करें, पेपर डाउनलोड करना शुरू करें, स्टडी करना शुरू करें। तो इस सेमेस्टर के दौरान, यानी ये कितने तकरीबन कितने महीने हैं, 3-4 महीने हैं। इन 3-4 महीनों में आपका टॉपिक, आपका प्रपोजल फाइनल होना चाहिए। प्रपोजल फाइनल हो जाए तो थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट आप प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे और आपका रिसर्च शुरू हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स यही मसले करते हैं, प्रॉब्लम यही आता है, ज्यादा टाइम लगता है स्टूडेंट का। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में वो सो रहे होते हैं। जब थर्ड सेमेस्टर इनका खत्म हो जाता है तो उनको पता नहीं होता है कि मैंने प्लान बी पे जाना है या प्लान ए पे। तो एक सेमेस्टर तो इसमें लग जाता है, फिर एक सेमेस्टर के बाद, फोर्थ सेमेस्टर के बाद उनका आइडिया हो जाता है कि मैंने प्लान ए करना है। तो फिर वो सुपरवाइजर के पास आता जाता है, तो 2-3 महीने उसके टॉपिक सिलेक्शन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रपोजल राइटिंग पे लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो रिसर्च शुरू करता है, तो फिर टाइम आप खुद देके 3-4 साल उसके एमएस पे लगेंगे, ठीक है। तो सही वक्त सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में है कि अभी से आप राइटिंग शुरू करें। बेशक गलत होगा, फर्स्ट टाइम कभी भी आप सही नहीं लिख सकेंगे, ठीक है, गलत होगा, लेकिन आप शुरू तो करें ना। सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करें, हर वीक में सुपरवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ये सेमेस्टर आपका खत्म होगा तो आपका प्रपोजल भी फाइनल हो जाएगा और डायरेक्ट आप प्रेजेंट करेंगे और फिर 6 मंथ्स में आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो टिप्स क्या है स्टार्टिंग के लिए? सबसे पहले आप लिटरेचर रिव्यू शुरू करें, पेपर डाउनलोड करना और पढ़ना और समझना शुरू करें, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या मालूम हो जाए? गैप्स इन द रिसर्च मालूम हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम आपको मालूम हो जाएंगे जिस पे लोगों ने काम नहीं किया, जो रिसर्च में गैप है। Decide the type of research you are doing, quantitative, qualitative, mixed method। आप किस किस्म का रिसर्च करना चाहते हैं? क्वांटिटेटिव टाइप के, क्वालिटेटिव टाइप के, किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल काम करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, कोई मॉडल बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये डिसाइड करें। प्लान आउट योर प्रपोजल, क्रिएट राइटिंग प्लान। ये डिसाइड करने के बाद राइटिंग प्लान बनाए कि मैंने इतने टाइम में प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है, फिर इतने टाइम में मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है, इतने टाइम में ऑब्जेक्टिव क्लियर करने हैं, ठीक है। मीट विद योर सुपरवाइजर, यूटिलाइज योर मीटिंग टाइम विद एडवाइजर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर के साथ मीटिंग, सुपरवाइजर के साथ मीटिंग सेलेक्ट, आइडेंटिफाई करें, टाइम आइडेंटिफाई करें, उनके साथ सेलेक्ट करें और फिर वो जो टाइम है इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। तो सही तरीके से तब आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपने पहले से प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ये है कि अपने टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स डाउनलोड करें, उनको स्टडी करें, उन पे अपने जो आपके पॉइंट्स जहन में आते हैं, जो आपके कंक्लूजन आते हैं वो लिखें और फिर उन पॉइंट्स के साथ, उन रिसर्च पेपर के साथ सुपरवाइजर के पास जाएं और फिर उससे डिस्कस करें। तो आपको बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स आ जाएंगे, वो कमेंट्स भी अपने पास नोट किया करें नोटबुक, ठीक है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। फॉर्म अ राइटिंग ग्रुप विद अदर स्टूडेंट्स, जिस तरह पहले का, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रपोजल। तो आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। और अब आपने इस क्लास के बाद प्रपोजल राइटिंग शुरू करनी है, ठीक है। अभी से प्रपोजल राइटिंग शुरू करें। प्रपोजल के लिए जो आपके
यहाँ सरहद यूनिवर्सिटी का जो प्रपोजल का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट टेम्पलेट मैंने अपलोड किया है पोर्टल पे। वो टेम्पलेट आप डाउनलोड करके उसी में आप राइटिंग शुरू करें, ठीक है। उसमें ये सारे हेडिंग्स गिवन है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आपको टेम्पलेट नजर आ रहे हैं सब लोगों को? यस सर, नजर आ रहा है। जी सर, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। जी, ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आपने प्रपोजल बनाना है, ठीक है। समरी ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर एमएससी डिग्री प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे है नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे नेम लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द एमएससी, ठीक है। मेजर एरिया ऑफ स्टडी एंड कोर्सेज स्टडी, जहाँ जो कोर्सेज आपने स्टडी किए हैं वो यहाँ पे एंटर करने हैं 4 नंबर पे। और समरी ऑफ रिसर्च प्रपोजल, फिर समरी ऑफ रिसर्च प्रपोजल में आपने ये चीजें लिखनी है। ये असल में वो कंपोनेंट्स है जो मैंने अभी डिस्कस किए सारे। यहाँ देखें, नंबर 1 रिसर्च टाइटल आपने लिखना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, वर्क स्केड्यूल, प्लान, ठीक है। यूटिलाइजेशन यहाँ पे लिखा है टू बी प्रिपेयर्ड इन एमएस प्रोजेक्ट, यानी एक्सेल में नहीं बनाएंगे वर्क स्केड्यूल, एमएस प्रोजेक्ट या प्राइमवेरा में बनाएंगे, ठीक। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट, जो आपके रिजल्ट आएंगे वो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, बेनिफिट क्या है, सोसाइटी को क्या फायदा है, कंट्री को क्या फायदा है, वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। प्रपोज स्टार्टिंग डेट, कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं और कब कंप्लीट होगा, और रेफरेंसेस, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस किए। ये सारे हेडिंग यहाँ पे लिखे हैं, इन हेडिंग में आपने ये लिखना है, ठीक है। ये प्रपोजल है। फिर 6 नंबर पे आर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द वर्क, इस रिसर्च के लिए तमाम फैसिलिटीज मौजूद है यहाँ पे, यस या नो में लिखना है, ठीक है। अगर नो है तो फिर आपने यहाँ पे एडिशनल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, उनका आपने डिटेल देना है कि ये फैसिलिटी कहाँ पे मौजूद है और किस तरह मैंने इस पे टेस्ट परफॉर्म करना है। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर गिवन डिटेल्स, ठीक है। जो आपका जो खर्चा आएगा इस प्रोजेक्ट पे वो भी आपने लिखना है। मेरे ख्याल में 30,000 तक अगर आपका खर्चा आएगा तो वो यूनिवर्सिटी आपको पे करेगी, ठीक है। एनी रिमार्क्स, और फिर आपका सिग्नेचर है और सुपरवाइजर का सिग्नेचर है, को सुपरवाइजर का सिग्नेचर है, ठीक है। ग्रेजुएट स्टडी कमेटी जहाँ पे आप प्रेजेंट करेंगे उन तमाम के साइन है, और रिकमेंडेशन एंड सिग्नेचर ऑफ डिपार्टमेंट चेयरमैन, ठीक है। और फिर ये आगे जाएगी डीन साहब के पास और वीसी साहब और वो साहब में एक्सेप्ट होगी, तो फिर आपका प्रोजेक्ट ऑफिशियली एक्सेप्ट हुआ और फिर आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं, ठीक है।